प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग परनीशियस एनीमिया जो रहता है उस पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें विटामिन बी 12 की कमी रहती है। और विटामिन बी 12 बहुत जरूरी है। ये ऐसे तो पांडु रोग में ही आएगा, लेकिन हम इसको हर तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और आज चर्चा करेंगे। क्योंकि ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी है, इंट्रिंसिक फैक्टर कम है, तो क्या ट्रीटमेंट है। बहुत सारे आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों को इस पे ट्रीटमेंट देना ही नहीं आता है, क्योंकि आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है, कहाँ लिखा है। इस पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है कि हम इसको किस तरह का पांडु रोग माने और क्या चिकित्सा दे, क्या दवाई दे। लोग ब्लाइंडली कुछ भी लोहा कल्प देते रहते हैं। फायदा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये विषय बहुत ही जरूरी है, सबको जानना जरूरी है। इस पे चर्चा होना भी बहुत जरूरी है कि जब विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या क्या होता है। तो पहले तो विटामिन बी 12 का डेफिशिएंसी होता है तो हम थोड़ा मॉडर्न व्यू पढ़ेंगे, फिर हम आयुर्वेद पढ़ेंगे। तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है कि खाने में विटामिन बी 12 जो है वह जो अब वो कहाँ पाया जाता है। अगर मीट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, नॉनवेज में, अंडों में पाया जाता है और दूध में पाया जाता है। जो लोग नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, अंडे नहीं खा रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, उनको ये होने के चांसेस रहते हैं। या फिर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन अगर उतना केपेबल नहीं है कि विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। खाना तो खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रहणी दृष्टि को हम एक तरह से कंसिडर करेंगे कि वो विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तीसरा हो रहा है कि अगर कृमि हो, अगर पेट में टेपवर्म हो, अगर किसी ने गंदा फिश खाया और उसके पेट में टेपवर्म हो, तो उसके वजह से, क्योंकि कृमि है, टेपवर्म जो है सारा न्यूट्रिएंट्स को खींच लेता है, तो विटामिन बी 12 भी खींच जाएगा, तो उसके वजह से भी ये पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। अब इसके वजह से क्या क्या होता है, तो जो आयुर्वेद में बताया है पांडु रोग में कि थकावट होती है, ग्लानि होता है, फटीग होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आयसन श्वास, थोड़ा भी सीढ़ी चढ़ेंगे ना सांस फूलने लगता है, खून की कमी की होने वजह से। सारे पांडु रोग के ही है लक्षण। डिजीनेस आता है बहुत ज्यादा, और भेक वर्ण, अपना पेल और येलो स्किन हो जाता है। जीभ है कभी कभी सोलन होती है, या कभी कभी डार्क रेड कलर की होती है। आप कभी पेशेंट को देखेंगे ना विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के, जीभ लाल ज्यादा दिखाई देगी, है ना। वेट लॉस बहुत होता है, वजन कम होता है, डायरिया होता है, हाथ पैर में चिमचिमायन होता है, जैसे टिंगलिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, नमनेस आ रहा है, मतलब बाध्यता भी आ रही है, क्योंकि खून की कमी है कहीं ना कहीं। मसल्स में वीकनेस आता है, इरिटेबिलिटी होता है, रक्त और रक्त का क्षय होता है, तो रसे रोक्षम शम श्लोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता, शब्द असहिष्णुता। बच्चे अगर खेल रहे हैं तो आवाज नहीं पसंद, टीवी का आवाज पसंद नहीं, किसी का आवाज पसंद नहीं, क्योंकि खून की कमी है, रस का विषय है, रक्त का विषय है। अनस्टेडी मूवमेंट, कोई भी काम करने जा रहे हैं तो वो स्थिरता नहीं रहती है, घबराहट बहुत ज्यादा होती है। मेंटल कंफ्यूजन रहता है, फॉरगेटफुलनेस, कोई भी चीज भूल जाते हैं क्योंकि खून की कमी है। और इसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे होते हैं कि अगर जैसे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है प्रेगनेंसी के टाइम, तो मिस कैरेज होता है, या प्री मैच्योर बेबी होता है, या फिर ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में डेफिशिएंसी होती, डिफेक्ट्स आता है, अगर ये परनीशियस एनीमिया रहा तो। इसी तरह से ब्रेन में देखे तो टिंगलिंग सेंसेशन हाथ और पैर में रहेगा, मेंटल कंफ्यूजन रहेगा, कोई भी चीज भूल जाएंगे। और और रहता है कि इसमें ना अलग अलग तरह से रहते हैं। और विटामिन बी 12 का डेफिशिएंसी रहता है तो उसमें स्किलिंग टेस्ट और मिथाइल मेलोनिक एसिड का टेस्ट रहता है। इसका टेस्ट से हमें पता चलता है। इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि खाने पीने में वो चीजें रहे जो विटामिन बी 12 को बढ़ाए। और हमारा जो दीपन पाचन का कॉन्सेप्ट है और कृमि की चिकित्सा है वो देना चाहिए। तो या फिर विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट दिया जाता है, गोली के फॉर्म में, या इंजेक्शन के फॉर्म में, या नेजल स्प्रे के फॉर्म में, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसमें खाने में हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल देते हैं, बीन्स देते हैं, मटर देते हैं, और ब्रेड। ये मॉडर्न का व्यू है कि ब्रेड देते हैं, सीरियल्स देते हैं, सीरियल मतलब गेहूं चावल वगैरह देते हैं, राइस देते हैं, फ्रूट और फ्रूट जूसेस देते हैं, अंडा देना। फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, दूध और मक्खन, चीज, योगर्ट ये देते हैं। और
रेड मीट या व्हाइट मीट, शेल फिश, ये देते हैं। इसी तरह से विटामिन B12 के, और विटामिन B12 जो है रोज में 2.4 माइक्रोग्राम तक जाना चाहिए हर इंसान के शरीर में। और फॉलिक एसिड है 400 mcg, इतना जाना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसके सारे सिम्टम ज्यादातर, मैं सब नहीं बोल रहा हूँ, ज्यादातर, दूसरा मैं फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी भी बताता हूँ। फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी होता है ना, तो वो सारे वही चीजें होती हैं कि खून की कमी हो रही है, ये सब हो रहा है। कभी कभी आरबीसी बहुत बड़े हो जाते हैं और वो इतने सफिशिएंट नहीं होते हैं कि ऑक्सीजन को कैरी कर पाए, तो खून की कमी तो रहती है एक तरह से। अभी इस टॉपिक पे किसी और को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट बहुत सारा होता है विटामिन बी डेफिशिएंसी की वजह से, इनफर्टिलिटी, हाइपोथायरॉयडिज्म, डिप्रेशन, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, कॉग्निटिव डिक्लाइन, लो एनर्जी, नमनेस, ये होता है। अब आप लोग बताइए, आप लोग के पास कैसे पेशेंट आए हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी के? डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलेंगे इस टॉपिक पे? हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ सर, बोलिए सर। B12 का एब्जॉर्प्शन आंतों से होता है, तो ये सर जैसे ब्लीडिंग वगैरह, क्रोन्स डिजीज है और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह में है, तो उसमें ये इफेक्ट आता है। तो ये पित्त की तरफ जाता है सर, पित्त ग्रहणी की तरफ या पित्त पांडु की तरफ जाता है सर। और ये जो है, ये ज्यादातर एक तो सर आपने सही बताया कि एब्जॉर्प्शन भी कम है और डाइट में भी कम है। और फिर जब पित्तज ग्रहणी जाता है या रक्त पित्त की तरफ जाता है, तो फिर वो ब्लड लॉस होने भी बहुत ज्यादा होता है, तो वो फॉर्मेशन उतना होता नहीं है, क्योंकि वो ग्रहणी दृष्टि जब होती है तो फिर या अधोग रक्त पित्त की तरफ जाता है, तो फिर पित्त की उष्णता तीक्ष्णता की वजह से ये जो है ब्लड लॉस या ब्लड फॉर्मेशन चेक हो जाता है। तो ये जो रक्त दुष्टि के लक्षण जैसे आप बता रहे थे भी, वो सब क्लियर सिम्टम मिलते हैं सर। राइट सर। जी, थैंक यू सर। और कोई बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? किसी ने पेशेंट देखे हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी, परनिशियस एनीमिया के? किसी ने देखे हैं? कृपया बताइए, नहीं तो आप लोग सुनिए फिर मैं बताता हूँ। तो सर ने जो कहा कि ये सारे पित्तज पांडु के लक्षण आते हैं, ये बात 100% सही है, ऐसे ही लक्षण आते हैं। और गृहिणी का भी इसमें विचार करना चाहिए क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और कृमि का भी विचार करना चाहिए क्योंकि पेट में कृमि है, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। और कारण है अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, और पेट में और भी जो भी बीमारियां हैं, अल्सर हो रहा है, उसके वजह से भी कहीं पे एब्सॉर्प्शन का अगर डिफेक्ट है कोई भी तरह से इंटेस्टाइन में, वो भी एक कारण होता है। एक तो डाइटरी डेफिशिएंसी हो रहा है, खाने में वो चीज नहीं खाया जा रहा है, या फिर एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ये कारण होता है। तो इसमें हम लोग गृहिणी पे अगर चिकित्सा कर रहे हैं तो हम लोग इसमें विलवादी गुटिका, मैं बहुत सारे दवाई बता रहा हूँ जो नोट्स में हमको दिया गया है। तो कैदर्यादि कषायम है, मुस्ताकरंजादि कषायम है, विलवादी गुटिका है, तक्र पीना है कैदर्य के साथ में। उसी तरह से इसमें हम लोग मृद्विका कषाय या द्राक्षादि कषाय देते हैं। दूसरा हम इसमें व्योषादि तक्रम, तक्र में व्योष डालते हैं, त्रिकटु। और इसमें हम लोग और भी बहुत सारा चिकित्सा करते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें हम लोग द्राक्षादि लेहम देते हैं, दीपन पाचन अनुलोमन करके, और द्राक्षादि लेहम देते हैं, कुमारी असव देते हैं। उसके बाद में स्वर्ण माक्षिक भस्म देते हैं, लौ भस्म देते हैं। इसमें कृमि की चिकित्सा करते हैं, निदान परिवर्जन, आशापकर्षण, और निदान परिवर्जन, आशापकर्षण, और क्या होता है, प्रकृति विघात, प्रकृति प्रकृति विघात। प्रकृति विघात, उस तरह से हम्म। करते हैं। तो हम लोग मणिभद्र गुड़म देते हैं विरेचन के लिए, त्रिवित लेहम देते हैं, विडंग चूर्ण देते हैं, कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, ये देते हैं। ऐसे देखा जाए तो दूध है, उसमें कंप्लीट वो फूड है। दूध में विटामिन B12 बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसमें आयरन नहीं रहता। तो आयरन के तत्व जो रहते हैं वो हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से क्या दे सकते हैं, तो ताप्य दिलो, नवायस लो, ये सब दूध के अनुपान से दे, आरोग्यवर्धनी वटी दे, तो अच्छा फायदा होता है। इसमें दाढ़ीमादी घृत, ग्रहण्यान्तक घृत, तिक्ता घृत, आमलकी घृत बहुत अच्छा फायदा करता है। मैं और बताऊंगा, आप लोग थोड़ा बताइए फिर मैं बताता हूँ। और आप लोग के दिमाग कि में क्या आ सर, रहा है सर? अब हाँ बताइए। चूंकि सर पित्तज की तरफ जा रहा है, पित्तज ग्रहणी या पित्तज पांडु, तो इसमें स्टार्टिंग मैं जो है करता हूँ, मैं ऐसे पेशेंट में स्टार्टिंग ही घृत से करता हूँ सर। मैं ये दाढ़ीमादी है, ग्रहण्यांतक घृत है, या
तिक्त के जितने भी तिक्त घृत है, महातिक्त घृत है, या ये क्या कहते हैं, द्राक्षा अबले, और क्या कहते हैं, मणिभद गुणम भी, मणिभद गुणम भी रखता हूँ। और कषाय भी, तिक्त कषाय भी ज्यादा जोड़ता हूँ कि महातिक्त कषाय, तिक्त कषाय, या क्या कहते हैं, पंचामृतम कषाय, या ये हाँ, इसके साथ में वो चूंकि पित्त का रहता है तो द्राक्षादि गुटिका या द्राक्षा। तो ये द्राक्षा, मृदबिका, सारिवा और बासा गुड़ची आदि कषाय जो बोला गया, बासा गुड़ची, त्रिफला, कड्डी, भूनिम्ब, निम्बजा, ये जो है, ये क्या कहते हैं, ये कैत, कोत, शोत, हरोग्राही, बासा गुड़ुचि, त्रिफला, कड्डी, भूनिम, निम्बजा, कोत, शोथ, हरव, ग्राही, पांडु, पित्त, सा रक कामला। तो ये पांडु पित्त पे ये जब भी लीवर की इन्वॉल्वमेंट आता है, या हाथों का इन्वॉल्वमेंट आता है, तो ये बेस्ट मेडिसिन होती है जो लीवर से स्टार्ट, क्योंकि हमारा जो रक्त का स्थान यकृत और पीला बोला गया है। और फिर इसके बाद मैं आंतों पे उतरता हूँ कि उसके लिए केदरयादी या कलसकरादी, या ये करी पत्ते वाले जो दवाई जो है, करी पत्ते वाला, ये उसको करेक्ट करती है, जो इंटेस्टाइनल लेयरिंग है उस पर बहुत बढ़िया काम करती है। फिर स्टार्टिंग उससे करके फिर दाक्षादी या मृदबिका वगैरह लाता हूँ, या इस तरीके का कम्बिनेशन रखता हूँ। अब बहुत लीस्ट मेडिसिन पे रखता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे लौह कल्प का रोल नहीं रहता है, क्योंकि हाँ, एक एक ही कर्ब लौह का धात्री लौह, जो आंवले का प्रिपरेशन होता है, वो बहुत बढ़िया काम करता है सर। तो वो धात्री लौह पे ज्यादा रखता हूँ सर। ओके सर। जी सर, आप इतने इंटेलिजेंट के कैसे हैं? मतलब क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं कि इतने इंटेलिजेंट है? आपका सर चेला हूँ। जी, मतलब आप कितना बेस्ट बताते हैं सर, और सबको मजा आता है आपका सुन के। आप देखिए आपका यहाँ सर आयुष चेला हूँ, दर्पण दो में साल से आपका पकड़ रखा सर, गुरु मान लिया। सब लोग आपके फैन है, और सच में आप जब से आए ना, लोग आपका ही सुनते रहते हैं आपका। मजा आ जाता है सर। हाँ, तो इसमें परनीशियस एनीमिया अगर हम लोग देखेंगे तो ज्यादातर ये पित्तज पांडु के सारे सिम्टम आते हैं, जैसे कि त्वचा, नख, नेत्र, मूत्र, पुरुष का वर्ण पीला जैसा होता है। जॉन्डिस नहीं है, लेकिन ये पीला जैसा रहेगा। इसमें ज्वर कभी कभी रहता है परनीशियस एनीमिया में। दाह होता है, तृष्णा होता है, मूर्छा होता है, पिपासा होता है, बहुत प्यास लगती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, और मुंह का स्वाद कटु रहता है, और अम्लोदगार रहता है, एसिडिटी टाइप रहता है, और विदाह रहता है। दुर्गंधित और द्रवमल प्रवृत्ति होती है, मतलब लूज मोशन होगा और दुर्गंध आएगा, और आंखों के आगे अंधेरा छाएगा, दुर्बलता आएगी बहुत ज्यादा। अन्न का विदाह होगा, कुछ भी खाए ना तो पचता नहीं है, बहुत ज्यादा जलन होती है, जैसे विदग्धा जीर्ण में होती है वैसा होता है। और ठंडा चीज खाने की इच्छा होती है बहुत ज्यादा। तो अन्न का विदाह होना और ठंडे चीज की इच्छा होना, ये परनीशियस एनीमिया का टिपिकल सिम्टम है ना। और इसमें दूसरा क्या है कि शीत पदार्थों की इच्छा हो रही है, खून की कमी भी है, और पेशेंट को क्या क्या हो रहा है, तो कांतिहीन त्वचा, नख, वर्ण, ये सब हो रहा है। और इसमें पिंड को द्वेष्टन हो रहा है, मतलब नस पे नस चढ़ रही है, जो स्पाजम होता है पैरों में। अन्न द्वेष होता है, अंग साध होता है, दुर्बलता होता है, अग्निमंद होता है, कर्ण श्वेत, कान से आवाज आती है। उसके बाद में ग्लानी होता है बहुत ज्यादा, थोड़ा भी काम किया तो सांस फूलने लगता है। बाल झड़ना, मतलब हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है खून की कमी से। और पाल्पिटेशन होता है बहुत ज्यादा। कभी कभी आंखों के ऊपर नीचे अक्षिकुट शोथ होता है, स्वेलिंग आता है। रोगी बहुत ज्यादा परेशान रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है, उसको थकावट की वजह से नींद आती है बहुत ज्यादा। और दूसरा क्या है कि पल्पिटेशन बढ़ जाता है उसका, कभी कभी पसीना बहुत ज्यादा आने लगता है। तो ये सारे लक्षण परनीशियस एनीमिया। देखिए विटामिन बी 12 कितना जरूरी है। हमारे मॉडर्न के महान जो वैज्ञानिक है उन लोगों ने सर्च किया है। तो विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से धातुओं में दुर्बलता आती है, धातु क्षय होता है, ओज क्षय, और वात प्रकोप, पित्त प्रकोप के सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। ये खासकर देखे पांडु व्याधि तो पित्त का ही व्याधि है, कि उष्ण तीक्ष्ण अम्ल बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो धातुओं में स्वेदन हो रहा है अंदर ही अंदर, और स्नेहांश की कमी हो रही है, ओज का क्षय हो रहा है,
और मेद का क्षय हो रहा है, शिथिल इंद्रिया हो रही है, ऐसे जो श्लोक बताए ना कि तो वो मैं बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें तो रहती ही हैं कि सारे धातुओं का क्षय होने लगता है इसमें। सो अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निस्सारा शिथिलेंद्रिया ववर्णम भजते, और भेक वर्ण सन्नाभ, ऐसे बोला है माधव निदान में, क्लियरली बोला है। तो इसमें चिकित्सा क्या करें? अभी मैं थोड़ा आदित्य सर को बुलाना चाहूंगा, फिर वो चिकित्सा पे बाद में जाएंगे। सर आदित्य सर, आप परनिशियस एनीमिया में क्या बोल सकते हैं? सर सर। परनीशियस हाँ बोल। परनीशियस अनीमिया में जैसा आपने बताया कि जो हम फाइंडिंग्स देखते हैं कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा एट्रोफी टाइप की रहती है थोड़ी वो, अ, जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर वहां से निकलता नहीं है। और अगर B12 अगर हम खा के देखें, मतलब जीभ पे अगर रख के देखें, वो बहुत ही तीक्ष्ण रहती है वो। तो एक तरीके से वो एक स्टिमुलेंट रहती है, जैसे अग्नितुंड की तरह स्टिमुलेंट रहती है वो, जो नेचुरली रूप में, मतलब उससे कम रहती है डेफिनेटली, लेकिन वो तीक्ष्ण रहती है। तो ये B12 से हमारे जो अंदर का इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो बाइंड करता है, और वो ग्रहणी में टर्मिनल इलियम में एब्जॉर्ब होता है। और सर इस जब ये B12 की कमी होती है तो जिस तरीके से, एक तरीके से जो स्टिमुलेशन होता है ना वो हमारे गहरे लेवल पे, मतलब जो बोन मैरो में जो प्रिमिटिव सेल्स रहते हैं वो स्लोली डिवाइड करते हैं, और वो बड़े बड़े हो जाते, मतलब वो मतलब वहाँ मोटे हो जाते हैं, और पर डिवीजन नहीं हो पाता है। इसी तरीके से जो हमारी नसें हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड की जो नसें हैं, वो वो भी एक तरीके से वायु को, मतलब वो भी स्लो हो जाती हैं, और वो भी जैसे बोलते हैं झंकार नहीं कर पाती, जैसे मतलब जो डिस्चार्जेस उसको टाइम से करते रहना चाहिए वो नहीं कर पाती, जैसे कि एक प्रकार का, जैसे कफ का जैसे अनुबंध जिसे कहते हैं थोड़ा सा, वो हो जाता है। तो जब हम B12 का चाहे इंजेक्शन देते हैं या वो देते हैं तो थोड़ा बहुत इफेक्ट उसका देखने को मिलता है, कि वो मतलब जो अनीमिया है वो ठीक होने लगता है। लेकिन ये सेम फिनोमिना भी किसी और कारण से, ऐसा सेम फिनोमिना एजिंग में भी होता है। तो क्योंकि हमारे पोस्टीरियर कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड सबसे बड़ी नसें रहती हैं वहां पे, सबसे बड़ी नर्व्स रहती है वहां पर, तो वहां पर ये इफेक्ट, और वो सबसे तेजी से वो वायु को ले जाती है, तो वहां पर ये इफेक्ट सबसे आसानी से देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इस डेफिशिएंसी से अनीमिया के अलावा जो हमारा मज्जा धातु है वो भी आ, नष्ट, या उसका उसका भी क्षय होता है एक तरीके से। वहां भी क्षय नहीं बोलूंगा, वहां भी डैमेज होता है, ये वर्ड ज्यादा अच्छा बोलूंगा, कि वहां भी जैसे आ, कैसे शब्द वो भी, मतलब शुरू में कभी कभार बर्निंग मिल सकती है, फिर बाद में ड्राइनेस मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं वहां भी डैमेज होता है, एट्रोफी बाद में होने लगती है। जी सर। और अभी जो हमारे वेस्ट में है वो तो यही है कि B12 दीजिए, ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन इंजेक्शन से होता है, उसका ओरली एब्जॉर्प्शन कम रहता है, तो शुरू में इंजेक्शन देते हैं, और एक बार B12 लेवल्स चेक करते हैं, जैसे कि डेफिशिएंसी सीवियर नहीं है, थोड़ा नॉर्मल रेंज के ऊपर चला गया है, तब उसके बाद ओरली चालू कर देते हैं आइडियली, जिससे वो जो ये जो एंजाइम रहता है टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये एक एंजाइम, मैं एग्जैक्टली मैं पैथोफिजियोलॉजी भी भूल रहा हूँ, लेकिन वो एक एंजाइम की डेफिशिएंसी जो रहती है उस, या जो वो काम करना स्लो कर देता है वो एंजाइम, उसकी एब्सेंस में, तो वो वहां पर फिर से हाँ ऐसी हो जाती है, और वो जो कफ का थोड़ा अवरोध होता है वो हट जाता है। अ, तो जैसे इसमें लिखा है B12 डिफिशियंसी से अल्जीमर्स जैसे सिम्टम्स, या ब्रेन का स्लो हो जाना, और अनीमिया यहाँ पे, जा तो यहाँ पे मज्जा का फिर से स्लो हो जाना, मतलब ऊपर ये ब्रेन मज्जा का, इधर मैरो मज्जा का, फिर
बात ना कर पाना या एनालाइज ना कर पाना, और इसी तरह से जो धातु होता है इनफर्टिलिटी, जैसा आपने जो बोला, वहाँ भी स्लो हो जाना, स्पर्म का डिवीजन जिस तरीके से जो अग्नि के साथ वायु जो डिवाइड करती है वो स्लो हो जाना। तो इस तरीके से सर ये सिम्टम्स मिलते हैं सर। और वेजिटेरियन का तो ऐसे बोलते हैं कि वेजिटेरियंस में ज्यादा मिलता है, पर सर अब ऐसा कोई वो ऐसा नहीं मिल रहा है एक्चुअली में। जो पका हुआ भोजन, ओवर कुक्ड भोजन खाते हैं, उनके उनके साथ ज्यादा मिलता है। पर ऐसा कोई वो नहीं कि आप नॉनवेज खा रहे हैं तो आप बचे हुए हैं इस मज्जाशय से। अब तो क्योंकि उन कई बार तो एंटीबॉडीज मिल जाती है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो बॉडी सिक्रीट करता है उसके खिलाफ एंटी, मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे एक रिसेप्टर बॉडी सिक्रीट करती है अपने पाचक मतलब अपने स्टमक से जो सिक्रीट करती है वहां से, वो B12 को बाइंड करता है। तो इसका ज्यादा अच्छा एसोसिएशन पाया गया है कि गट की फ्लोरा खराब होने का कारण ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय अब जो आ रहा है, बजाय आपका वेगन डाइट या B12 डेफिशिएंसी से। हाँ, वो अगर जैसे जो हमारे स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं और जो खाना भी आजकल पद्धति से नहीं बनाते हैं, ओवर कुक खाते हैं, तो उनमें भी यस पाया जा सकता है। लेकिन ऐसा वो जरूरी नहीं है कि जैसे एग्जाम्पल में तो पिछले 10-12 साल यूजुअली B12 डेफिशिएंसी 4-5 साल में मैनिफेस्ट कर लेती है। तो मैं खुद ही जैसे 12-15 साल, तो मांड और युष का जो फ्लोरा बदलते हैं उनका भी रोल है काफी बड़ा। जी सर। तो हम लोग तो मिथाइल कोबैलेमिन B12 के साथ फॉलेट देते हैं, उसका इंजेक्शन इनिशियली दे देते हैं B12 का, फिर ओरल कर देते हैं। ये इलाज है सर। जी सर, और वो ठीक है। खाने में जो डॉक्टर्स बोलते हैं, जो एलोपैथ डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप लिवर खाइए, क्योंकि ये यकृत की अग्नि का भी जो मेन सीट रहता है अग्नि का, कहीं ना कहीं उसमें भी B12 पाई जाती है थोड़ी बहुत। तो मतलब काफी मात्रा में तो लोग गाय का लिवर, बीफ का लिवर, ये अभी रिकमेंडेशन है करेंटली। तो उसको खाने से भी वो डेफिशिएंसी कम हो जाती है, लेकिन अगर एंटीबॉडी है तो वो कम नहीं होगी। तो एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी से भी B12 डेफिशिएंसी मिल सकती है। और एक एक आधा और एंटीबॉडी थी, वो स्लिप कर रहे हैं ना, जो इंट्रिंसिक फैक्टर को ही बाइंड कर दे B12 के पहले। B12 का नेचुरल काम है हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर जो स्टमक से सिक्रीट होता है उससे बाइंड करना। लेकिन अब उसके खिलाफ एंटीबॉडी ही बन गई है जो B12 के साथ कॉम्पीट कर रही है, तो भी B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। तो उसका टेस्ट भी करते हैं अगर B12 डेफिशिएंसी तो कारण देखने के लिए आजकल। जी सर। जी सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने। सर MBBS MD डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा बताया सर आपने ये टॉपिक पे, बहुत थैंक यू सर। और इस टॉपिक पे और कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए। किसी का कोई अनुभव है? डॉक्टर वीना मैम, विनीता मैम, कुछ बोलिए इस टॉपिक पे। किसी को भी बोलना है अनम्यूट करिए और बोलिए प्लीज। डॉक्टर पल्लवी मैम, आपने पेशेंट देखे हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के? प्लीज बोलिए। आशा गुप्ता मैम, आरती मैम, नहीं बोलेंगे तो आप लोग सुनिए फिर मेरा बात। आयुर्वेद में तो ऐसा कुछ है नहीं, बताया नहीं है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। आयुर्वेद तो पांडु रोग में ही इसको मानता है। तो हम लोग ये समझते हैं कि पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया, रसवस्त्रोतस रक्तवस्त्रोतस की दुष्टि हुई, अंदर ही अंदर स्वेदन हुआ, पित्त की वजह से स्वेदन हुआ, पित्त बढ़ने से, और अंदर ही अंदर स्वेदन से सारे धातुएं उसका शिथिलता आ गया, और जो स्नेहांश है, ओज है, मेद है, इसकी कमी हो गई। तो सबसे पहले हम लोग स्नेहन करते हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा चरक संहिता में आप देखेंगे तो सबसे पहले स्नेहन बोला है। तो दीपन पाचन करके सबसे पहले रोगी के बलाबल का विचार करके हम लोग मृदु विरेचन देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे शुरू में धातु क्षय हुआ है और वात प्रकोप होता है, ज्यादा शोधन दिया तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे, पल्पिटेशन बढ़ेगा, उसके बाद में स्वेलिंग आएगा और होगा, इसलिए मृदु विरेचन, मृदु शोधन दिया है। सबसे पहले स्नेहन का महत्व आयुर्वेद में बताया है। यही हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। हम आयुर्वेद की चिकित्सा के आयुर्वेद की बात करेंगे, भले वो विटामिन B12 हो या दूसरा भी हो, हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध स्नेह का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत सारे द्रव्य यूज करते हैं। चरक संहिता, वाग्भट संहिता, सब या जो भी ग्रंथ है, भैषज रत्नावली, उसमें दाड़ीमादी घृत, कटुकादि घृत, पथ्याघृत, द्राक्षाघृत, तिक्तघृत, महातिक्तघृत, इससे बहुत सारे घृत है वो देते हैं।
और पित्त प्रधान व्याधि है तो मृदु विरेचन देना है। तो मृदु विरेचन के लिए स्नेहन होने के बाद आरगवद, मनुक्का, गंधर्व हृदकी और गोमूत्र हृदकी ये दे सकते हैं, लेकिन स्नेहन होना चाहिए। ज्यादातर कफज पांडु में गोमूत्र हृदकी देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग दे सकते हैं। जब कोष्ठ शुद्धि हो जाता है तो हम लोग जांगल मासरस देते हैं। जो लोग नहीं लेते हैं तो हम लोग युष कल्पना देते हैं और पुराना शाली षष्टिक देते हैं। इसमें फिर पांडु में रक्त का क्षय है, मेद का क्षय है, और साथ में धातुओं में शिथिलता आ गई है। तो इसीलिए हम लोग बाद में अगर हमें जरूरत है तो लौह कल्प दे सकते हैं। लौह के साथ, लेकिन वो भी सूक्ष्म होना चाहिए, एब्जॉर्ब हो ऐसा होता है। तो इसमें अभी अरविंद सक्सेना सर बोले कि लौह कल्प नहीं देते हैं, धात्री लौह देते हैं, लेकिन वो अपना अपना मतांतर है। हम लोग देते हैं पूना के वैद्य लोग, तो हम लोग लौह भस्म, ताम्र भस्म, रौप्य भस्म, अभ्रक भस्म ये कषाय रस के होते हैं, और धातु शिथिलता को ध्यान में रखते हुए हम लोग देते हैं। क्योंकि हमने उसका पूरा कोष्ठ शुद्धि कर लिया है, दीपन पाचन कर लिया है, ग्रहणी कला को अच्छा कर लिया है, पित्त धरा कला को, और फिर साथ में लौह दे सकते हैं। ये पूना का परंपरा है। फिर उसके बाद में रक्त वृद्धि के लिए लौह भस्म की जरूरत होती है, ऐसा हम लोग मानते हैं। इसलिए लौह भस्म, कांतलौह भस्म, मंडूर भस्म, काशीस भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म ये हम लोग देते हैं। लौह भस्म से कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसलिए हम लोग, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हुरलास, उदर शूल, ये सब हो सकता है, इसीलिए उसमें हम लोग को त्रिफला के साथ या फिर कोई ऐसे सौम्य विरेचन द्रव्यों के साथ हम लोग लौह कल्प देते हैं। दूसरा, इसमें हम लोग मंडूर भस्म से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए हम लोग नवायस चूर्ण में त्रिफला चूर्ण या फिर अनुलोमक द्रव्य डाल के फिर देते हैं। स्वर्ण माक्षिक भस्म जो है बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ में अभ्रक भस्म देना बहुत अच्छा काम करता है। बिल्व, पका हुआ बिल्व का फल मज्जा, पका हुआ जो बेल होता है इसको श्रीफल बोलते हैं, वो अगर हम लोग देखें तो उससे रक्त धातु बहुत अच्छा बढ़ता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में बहुत अच्छा फायदा करता है। और इसका अनुपान घृत ही देना चाहिए। तो तिक्त, तिक्त रसात्मक जो महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, तिक या पंच निम्बादिक घृत वो दे तो अच्छा फायदा होता है। आरोग्यवर्धनी वटी, सुरशेखर रस ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसके बाद में धातु शिथिलता को दूर करने के लिए धात्री अवलेय, अश्वगंधा अवलेय, फिर कुष्मांड अवलेय, शतावरी कल्प ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और ओज क्षय, धातु शिथिलता इन सब से ठीक हो जाती है। और अगर हमें देना है तो तिक्त और शीत द्रव्य जो पित्त प्रधान पांडु है, तो इसीलिए हम लोग मृदु विरेचन के बाद, मृदु विरेचन के लिए आंवला या द्राक्षा इनका प्रयोग करें। आरोग्यवर्धनी वटी, सुशेखर रस, ताप्यादि लौह, स्वर्ण माक्षिक भस्म, नवायस लौह, फिर धात्र्यावले ये बहुत अच्छा काम करता है। दाड़िमादिघृत, कटुकादिघृत, द्राक्षादिघृत, हरिद्रादिघृत ये अनुपान के लिए देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और खाने में हम लोग मसूर का दाल, मूंग दाल का युष, जांगल मासरस, या फिर हम लोग घृत, दाड़िम, शाली षष्ठी, गेहूं ये देते हैं। और विश्रांति, रेस्ट होना बहुत जरूरी है। और अपथ्य में अध्यशन नहीं करना है, बिना भूखे नहीं खाना खाना है। फिर पित्तवर्धक आहार विहार, पित्तवर्धक आहार विहार नहीं होना चाहिए, दिवास्वप्न नहीं होना चाहिए, रात्रि जागरण नहीं होना चाहिए। पेशेंट को कभी भी अग्निमंद नहीं हो, और धूप का सेवन ना करें, मेहनत का काम ना करें, मैथुन ना करें, क्रोध ना करें। और कृमि है, अगर कृमि को भी हम कंसिडर करते हैं तो निदान परिवर्जन, प्रकृति विघात, आशापकर्षण ये जो मेथड है उससे हम कृमि निकालते हैं, और फिर सब चिकित्सा साथ में करें तो ज्यादा फायदा होता है। अब आप लोग इस पे बताइए, पेशेंट की अवस्था के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट को चेंज करते हैं युक्तिपूर्वक। डॉक्टर माधुरी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? परनिशियस एनीमिया में आप लोगों ने पेशेंट देखे हैं? जी बोलिए प्लीज। अनामिका मिश्रा, अनामिका मुखर्जी मैम कुछ बोलिए। अरविंद सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? आरती मैम, और भी लोग आए हैं सर नए नए। इसमें जैसे अगर B12 डेफिशिएंट पर्निशियस एनीमिया का पेशेंट आम के साथ आता है, तो हम शुरू में क्या मतलब पेय देंगे, क्योंकि हम मतलब उसका वो कफ भी कम नहीं कर सकते शुरू तो में हम, तो। हमारे पास है ना, अगर आम है तो आरोग्यवर्धनी वटी, शुद्ध शेखर रस देते हैं ना। जी सर। आम का पचन करना बहुत जरूरी है। दाढ़ी मास्टर चूर्ण है, अजमोदादी चूर्ण है, वो देते हैं ना हम। जी सर, और देखिए इसका पित्त, हाँ सर पित्त बोलिए। जो है या तो अमाशय से होगा, अम्ल पित्त जाएगा, या विदग्धा जीर्ण में जाएगा, तो वो आंतर्गत होता है। जी आप पित्त को ऐसे समझिए ना कि जैसे अमाशयगत पित्त है तो वो कफ के साथ अनुबंध होगा।
लेकिन जब विदग्ध जीर्ण जो जो ये पाकावस्था जो होती है, तो वो आमावस्था फिर पाकावस्था, उसमें विदग्ध जीर्ण जब होता है तो वो जो पित्त विदग्ध होता है तो वो उसको साम पित्त ही बोला जाता है। जब पित्त विदग्ध होगा, साम पित्तम भवेत अम्लम, अम्लिका कांट हृदयकरम, तो ये अम्लिका कांट हृदयकरम के साथ में कंठ धूमायन हमें बोला गया है कि जला हुआ सब स्मेल से आएगी और उल्टी सी लगेगी। लेकिन जब अमाशयगत पित्त होता है तो फिर दूसरा होता है, फिर अविपाको अरुचि क्लम उत्क्लेश, मतलब उसमें खाना हजम नहीं होगा, अरुचि होगी, क्लम एक थकान सी होगी, उत्क्लेश होगा। तो इसको समझते हुए ट्रीटमेंट करा जाता है। तो जहां अमाशयगत पित्त है वो सामता की तरफ जाता है, लेकिन ये आंत्रगत पित्त जो होता है इसमें विदग्ध पित्त होता है। तो जैसे सर ने बताया कि स्टार्टिंग में मृदु विरेचन, तो मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, क्योंकि ये जब भी आंत्रगत पित्त है, अमाशयगत पित्त में थोड़ा सा स्टार्टिंग में वमन कराया जाता है, लेकिन आंत्रगत पित्त में स्टार्टिंग में मृदु विरेचन ही कराना चाहिए, क्योंकि वो आप पित्त की विदग्धता जब होती है तो द्रवता आ जाती है उसमें। वैसे पित्त ईशत ईस्नेह बोला गया है, हल्का सा स्नेह होता है, लेकिन जब आमता आती है तो वो द्रव रूप में हो जाता है। तो वो द्रवता को पहले आप शोधन करिए, फिर उसके लिए मृदु विरेचन रहता है। फिर आप पित्त शामक जैसे सड़माच्छिक तो शीत इसमें, इसीलिए मैं धात्री लौ प्रेफर करता हूँ, इसीलिए पुनर्नवा प्रेफर करता हूँ। लौ भस्म मैं अभी नहीं करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड, मैं सौम बराबर, आपने सही बताया, सही बताया, सौम्य देना चाहिए, हार्ड नहीं देना सौम चाहिए। मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसको आपको एक तो विरेचन करना है, मृदु विरेचन करना है, फिर आपको सौम्यता, फिर उसको आपको अभ्रक सट के बहुत बढ़िया है, क्योंकि कहीं भी पित्त अगर कंट्रोल ना हो रहा हो, चाहे किसी भी चीज से, चाहे वो प्रवाल से या इस तरह से पित्त शामक से नहीं हो रहा हो, तो अभ्रक बहुत वंडरफुल काम करती है पित्त को शमन करने के लिए। ये चरक में एक जगह मेंशन किया गया है कि आपको कहीं भी पित्त शामक से आराम न मिले तो आप अभ्रक को इस्तेमाल करिए। तो रस रस तरंगी में मेंशन है। तो वो इस तरीके से, हाँ, इसमें मल की देखा जाता है कि मल का आपको कलर मेलिना मिलेगा, हल्का सा कलर मिलेगा। अच्छा, जब पित्त होगा तो वो मल जो है थोड़ा सा सेमी सॉलिड की तरफ होगा। कफ में जैसे कृष्णता होती है, बहुत विभिन्न टाइप का होता है, पित्त विदग्ध जीर्ण जो होगा तो द्रव रूप में मल होता है, तो वो उससे डायग्नोसिस बन जाती है। तो वो सामता, विदग्धा जीर्ण, और क्या कहते हैं, ग्रहणी, पांडु, ये कई चीजें सोच के चलनी पड़ती है। सर, ओके और सर। कपर्दिका भस्म जो है वो एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है। कर्पदिका कपर्दिका, सर पेन हाँ, किलर के लिए बेस्ट बोला गया है। कर्पदिका प्रवाल जैसे दृष्टि के लिए बोला गया है, लेकिन प्रवाल बहुत और प्रवाल पिष्टि की जगह प्रवाल भस्म, जिसमें अग्नि का संस्कार नहीं होता, वो प्रवाल भस्म पिष्टि से नहीं, पिष्टि में शायद होता है, अग्नि का संस्कार नहीं होता है। और पिष्टि में नहीं सर, प्रवाल, मृदु विरेचन में आरोग्यवर्धनी दूध के साथ और इसके अलावा क्या नहीं ऑप्शंस है नहीं सर? नहीं, मृदु विरेचन आरोग्यवर्धिनी नहीं है। उसमें हम लोग क्या बोले, मनुका मृदु विरेचन करता है। आरोग्यवर्धिनी मृदविका, विरेचन नहीं करता है, सार्किट विभजन अच्छा करता है, यकृत को अच्छा करता है। द्राक्षा अवले, द्राक्षा, मणिबद्ध गुणम, हाँ। ये आप जोड़ सकते हाँ मणिभद्र गुण, जी सर। हाँ, या आरगवत का कषाय दे सकते हैं, वो अच्छा काम जी करता है, जी स्तंभन सर। कार्य करता है जी। जी सर। का हो। हरित आरगवत सर मेनली कफ और मेद के लिए बोला गया है, क्योंकि आरगवत बहुत स्ट्रांग हो जाता है सर। स्ट्रांग होता है, हाँ। आरगवत बहुत, स्तन के लिए मैं बोल रहा हूँ बस, हाँ हाँ स्तन अगर करना है तो। हाँ हाँ। वो तो अवस्था अवस्था के हिसाब से, अगर क्रूर कोष्ठी है तो हमें देना ही पड़ेगा ना स्ट्रांग थोड़ा, जी। इसमें, लेकिन सर पित्त अगर होगा तो फिर उसमें कुलकोष्ठी नहीं होगा। जब पित्त की अगर हाँ, प्रत्यग्रहणी है पित्त होगा तो उसमें कुलकोष्ठ नहीं आएगी, वो वायु में जाता है सर। जैसे वायु का होगा तब कुलकोष्ठी होगा सर। सर एग्जैक्टली खड़ी भाषा में मृदु विरेचन यानी सौम्य विरेचन, जैसे हल्का सा कि जरा पीड़ा भी ना हो पेशेंट को और विरेचन भी हो जाए, इस तरीके से। सर मनुका है ना, मनुका का काढ़ा बना के या फांट बना के दे सकते हैं ना। जी सर, जी सर, जी सर। अभिप्रतिकर हल्का सा, वो भी बहुत सॉफ्ट रहता है, और हाँ। बहुत हैवी अमाउंट में ज्यादा होता है, लेकिन हल्का सा आप दे सकते हो तो पित्त का शमन भी करेगा। हम्म, आरगवत से स्ट्रांग होते हैं जी, हम्म। सही बताया आपने। ठीक है, इस पे एक डॉक्टर अग्निहोत्री सर आए हैं,
वो हरिद्वार के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं सर। अगर सर आपने इंट्रोडक्शन दिया अपना, आप सर इस बारे में कुछ बताइए सर, हम सुनना चाहते हैं आपको। धन्यवाद आपका। बहुत बड़े बड़े कुछ नहीं होता है भाई, क्यों बड़े बहुत बड़े बना दिया। जहाँ पर हम हैं कभी आप सब लोग वहीं पे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम दो अरविंद जी को देख पा रहे हैं, एक अरविंद पाठक जी को, एक अरविंद सक्सेना जी को। अभी हाँ। बहुत अच्छा आप लोगों का डिस्कशन चल रहा है, और हमारे बहुत विद्युत वर्ग जुड़े हुए हैं, सभी अच्छे डीलर हैं आयुर्वेद के चिकित्सा शास्त्र में और चिकित्सा क्रम में। अब मैं प्रिवेंटिव व्यक्ति मेडिसिन का व्यक्ति हूँ, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति का हूँ। तो जैसे पहले चर्चा हो रही थी, मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए हम क्या कुछ देते हैं। तो हमारा तो सारा डाइटेटिक्स में और द्वादश अन्य विचार में ही आ जाते हैं। हम लोग ब्रांड के चावल की वृद्धि से लेके हर चीज में देखते हैं कि B12 कहाँ मिलेगा। ये तो ही एक चीज। दूसरा आपने जो बात रखी कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं पांडु के मामले में, इसके इसी के सापेक्ष तो बहुत सी आपने बातें बताई। मैं देख पा रहा हूँ जहां तक उत्तर भारत का सवाल है, यहाँ आप लोग मधुयष्टि चूर्ण यूज कर लेते हैं, क्योंकि पित्त के शमन भी रहेगा और विरेचन में भी ये जो कहा ना मृदु विरेचन के क्रम में बहुत अच्छा काम करता है। और कई बार हम लोग शतपुष्पा भी देते हैं, तो दोनों काम कर लेता है। कच्ची पक्की देते हैं तो उसमें एक तो बिल्कुल भी एसिडिटी वाला जो है जो अम्लपित्त की स्थिति वो नहीं बनेगी, बहुत आराम से थोड़ा सा उसमें दीपन पाचन की भी बात बन जाती है। तो हमारी अप्रोच तो काय चिकित्सा की है कि काय की चिकित्सा करनी है, अग्नि की दीप्ति करनी है, और जीर्ण की स्थिति से आगे आगे ये सब बनता है। तो उत्तरोत्तर धातुओं के निर्माण के क्रम में धात्वाग्नियों का बहुत बड़ा रोल है। उस चीज को देखते हुए हम क्रमागत केवल औषधीय घटक या पद्धतियों का उपयोग न करते हुए व्यक्तिगत रूप से, जैसे कहा गया है कि पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, उसी भी हिसाब से रोगी विशेष तो के बताइए ना अनुसार सर, कुछ उसको। ऐसे द्रव्य बताइए ना, क्या खाने में दें विटामिन हाँ, बी ट्वेल्व जैसे आपने नहीं, विटामिन B12 का तो पूरा अपना जो आयुर्वेद से हम देखते हैं, तो हमारे जितने भी खाद्यान्न है, हम शुभ धान्य वर्ग शमी धान्य वर्ग से लेकर चलते हैं। तो हर एक में हम पूरा जब चार्ट बनवाते थे, तो विटामिन A है, विटामिन B है, B12 B6 है, सारे आता है। हमारी टर्मिनोलॉजी आयुर्वेद में वो नहीं थी, लेकिन आज जो टर्मिनोलॉजी आयुर्वेद की विटामिन के क्रम में है, तो वहाँ हमारे जो भोजन के जो हमारे संयोजक घटक है उनमें सब में पाया जा रहा है। इस चीज को आज के क्रम में हम इसको स्थापित करते ही हैं। पूरा ब्यौरेवार है, कई बार हमने इसका प्रेजेंट किया है चार्ट के अनुसार कि किस किस हमारे खाद्यान्न में कौन कौन सी विटामिन बिल्कुल एलिमेंटल स्टेज में मिलती है, यानी कि वो प्राकृतिक रूप में मिलती है, तो सिंथेटिक नहीं होती है। उसको खाने में कोई कमी बुराई नहीं है, और वो एक्सिस में भी जाती है। तो जो हमारा उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो बॉडी में डाइजेशन के बाद प्राप्त होता है, उतनी हमारी सफिशियंसी रिक्वायरमेंट का जो आपूर्ति है वो पूरी करती रहती है। तो उस हिसाब से डाइटरी डेफिशिएंसी अगर नहीं रखते हैं, यानी कि सुपाच्य भोजन हो और हमारे पचाने की क्षमता भी हो, ये एक कॉन्सेप्ट हो जाता है। जो चिकित्सीय क्रम चल रहा था उसमें हमने पाया कि जैसे आप लोगों ने बताया कि हमें थोड़ी सी अग्नि को भी दीप्त करना है, तो उस क्रम में जैसे आरोग्य मिट्टी की बात भी आई, और भी हम इनिशियल और छोटी चीजों से ले सकते हैं। हम लक्ष्मणाद मिट्टी भी ले सकते हैं, हम चित्र का भी कोई प्रिपरेशन ले सकते हैं, हालांकि वो काउंटर इरिटेंट तो क्षोभक पित्त भी है। पित्त पित्तज पांडु हाँ, है पित्त ना के तो। क्रम में पित्त के में हमें सावधानी लेनी होगी। वही सब ना कि सारी चीजों को एक 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 करके ध्यान रखना होता है, और उसके साथ में अगर ऐसी कोई चाहिए तो हम कामधुला वगैरह का सपोर्ट ले सकते हैं। आपने अभी भी कहा था कि हम कपर्द भर्स वगैरह ले सकते हैं। कपर्द में, प्रवाल में और शंख में भी हमें थोड़ा सा सावधानी लेनी होगी, क्योंकि शंख भस्म अक्सर जो है वो कॉटराइज कर जाता है। तो कभी भी शंख भस्म के लिए हम जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो मरीज को अच्छे से समझा देते हैं कि इसको एकदम नीट नहीं लेना है, खाली नहीं लेना है, सहयोग के साथ में ही लेना है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हमें उससे पहले जो इनपुट है भोजन के, उस पर बड़ी केयर करनी होगी। यानी कि सीधी सी बात, अगर हम किसी रोगी को ठीक करना चाहते हैं तो उसमें पथ्यापथ्य विचार बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको हम अल्टीमेटली खाने को क्या, जैसे आपने अभी मूंग मसूर की दाल की बात रखी थी, तो वो भी क्रम से इस व्यक्ति की भोज क्षमता, पाचन शक्ति मैंने कितनी है। यूश बोला सर, यूश बोला, हाँ, यूश। यूश, ये एग्जैक्टली वही तो ना, मंडपेया विलेपी यूश, ये जो क्रमागत हमने बताया ना, ये जो हमारा पथ्याहार का भाव जो सेक्टर है, जो सेक्शन है, वहीं से हमें सफलता मिलती है, वहीं से हमें शुरुआत मिलती है, और हमें मार्गदर्शन वहीं से मिलता है कि एक तरफ हम रोगी का उपचार करते होते हैं, दूसरी तरफ रोगी रोगी कमजोर न होने पाए, इसलिए उसको अन्य तरीके से ही बनी हुई कुछ ना कुछ प्रिपरेशन देते भी रहते हैं, जो सुपाच्य भी हो और उसके लिए किसी भी प्रकार से नुकसानदायक न हो, पित्तवर्धन का कार्य न करे, और निश्चित रूप से विबंध भी ना करे। क्योंकि कई बार होता है अगर हम इनपुट भी कम रखेंगे तो भी या तो इसको डेफिशिएंसी फील होगी, दौर्बल्य की प्राप्ति होगी, अथवा उसको लगेगा कि हम कई बार जाना पड़ता और मल त्याग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब मल का निर्माण होगा
जब वो पहुंचेगा निराशय तक तभी निकलेगा। तो ओवरऑल ये एक ऐसे में हम थोड़ा सा उसको काला नमक वगैरह को या फ्रूट्स में रख सकते हैं, हल्के, जैसे पपीता वगैरह हो गया जो दोनों काम करेगा। ये पपीता अच्छा पका हुआ पपीता अगर है तो वो सभी दृष्टिकोण से, क्योंकि उसमें एंजाइम के हिसाब से भी सही काम करेगा, फाइबर के हिसाब से काम करेगा, और सुपाच्य भी होगा। तो हम लोग उत्तर भारत में जो लोग चलाते हैं निश्चित पपीता चलाते हैं, और थोड़ा सा उसका जो डाइजेशन ठीक हो जाए तो हम बीज निकाल के फिर उसको अच्छा हुआ अच्छी क्वालिटी का सॉफ्ट वाला अमरूद भी देते हैं। वो भी बहुत अच्छा, पेट भी साफ करता है, पित्त का भी शमन करता है, थोड़ा सा भूख भी बढ़ाता है, और सबसे बड़ी चीज ये कि वो अन्न को पचाने की जो क्षमता चाहिए होती शरीर की, उससे क्रम में हम फलों पर थोड़ा उसको माने शिफ्ट रखते हैं धीरे 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 धीरे। और यूज वगैरह का आपका हम सपोर्ट बिल्कुल सही मानते हैं। इस क्रम से हम चलते हैं तो पहले ही हफ्ते में हमें उससे बहुत ही उत्साहजनक रिजल्ट मिलने लगते हैं। और जो अपथ्य है उसको विशेष रूप से हमें सावधानी बतानी है, प्रिकॉशन रखना है, वो न लेने पाए कि चलो अब तो हम ठीक हो रहे हैं, फिर कुछ उल्टा सीधा खा लिया, कोई टिक्की खा ली, चाट पकौड़ी कुछ कर लिया, एक यार दोस्तों में हो गया। वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ब्रेड बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। हम उसके लिए ये चाहते हैं अगर धीरे धीरे उसको ताजा बना हुआ उसको मट्ठा मिल जाता है तो आप जानते हैं तक्रम शक्रम से दुर्लभम स्थिति है, धीरे धीरे उसको उस पर भी ले जा सकते हैं। और जितने घृत अभी आपने सब बतलाए गिनाए थे, यद्यपि ठीक है, अच्छा है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि घृत को उसको पचाने की क्षमता कितनी है। हम ये भी जानते हैं लघु मात्रा में शुद्ध सर्पी जो है वो भी अग्निवर्धक है, अग्निदीपक है। तो ये यही सब चीजें ना हर इंडिविजुअल के क्रम में हमें अगर हम सावधानी लेते हुए करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे लिए उसके लिए सुपाच्य भी होंगी, सुपथ्य भी कहलाएंगी, और हम रोगी के रोग का निवारण करने में किसी हद तक सफल भी हो पाएंगे। आज के लिए तो हम समझते इतना पर्याप्त है। सर और आप आपने कहाँ हमें पर हैं? सर आप कहाँ बुलाया। पर हैं? मैं आपको थोड़ा सा और परिचय दे दूं। 1973 में मैं स्कूल में पढ़ने आया था, आज से 50 वर्ष पहले, और 78 में पास आउट होके मैंने बीएचयू से 80 में स्वस्थव्रत और योग में एमडी किया है। और पहली बार भारत में स्वस्थव्रत का वहां पर शुरुआत हुई थी, तो हम भारत के पहले और विश्व के पहले स्वस्थव्रत के स्नातकोत्तर हैं। ये आपके लिए सूचना है। हमारी अभी तिलक मैडम जुड़ी हुई हैं। मुझे अभी आपके पार्टिसिपेंट देखा, वो हमारी रेगुलर हमारे IRES के प्लेटफॉर्म की गेस्ट स्पीकर भी हैं, बल्कि आज की भी गेस्ट स्पीकर हैं। और पुणे से काफी लोग हमें जानते हैं। हमारी बेटी है पुणे में, मारूफ अफेयर में, अभी वो सिटी बैंक में गई है यहाँ से, हाँ, गुड़गांव से थोड़ा अरुणा तिलक मैडम से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर अरुणा तिलक मैम, आप इस टॉपिक पे कुछ बोलेंगी प्लीज मैम? नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, देखिए तो हमने मैं आपको कह दिया सबसे पहले आपकी लिस्ट में। थैंक यू सर। मैम आप इस टॉपिक पे कुछ बोलिए ना प्लीज, परनिशियस अनीमिया पे। अभी जो सर ने बातें बताई, आपने सब जो बातें बताई वो 100% सही है। मैं डाइट के बारे में जो थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे हम डाइट में बोलते हैं कि रुग्ण का अग्नि देख के ही हम उसकी चिकित्सा चालू कर सकते हैं, जैसे वो हर चीज पचाने में सक्षम है कि नहीं। मतलब कहीं हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो घृत थोड़े मात्रा में डाल के वो प्रज्वलित करते हैं, वैसे ही अगर घृत उसको दाढ़ी मादी घृत या अल्प मात्रा में सवेरे उठने के बाद गर्म पानी से अगर देते हैं तो उससे उसको जब भी भूख लगेगी तो खाना हम दे सकते हैं। खाना मतलब जो भी ब्रेकफास्ट करना चाहता है, वो जो भी खाना चाहता है। तो सवेरे सवेरे मैं उनको बोलती हूँ, जो भी अच्छी तरह से भूख लगे तो जो ब्लैक वाला खजूर आता है, वो खजूर अगर घी के ऊपर अगर सौटे करते हैं, या हम थोड़ा सा ओवन में उसको अगर करते हैं, या कई तवे पर करते हैं, और वो अगर एक खजूर भी खाना चालू करता है तो उससे उसको जो थकान है वो थकान चली जाती है। उसके साथ अगर उसकी जैसे जैसे पाचन शक्ति बढ़ जाती है तो खजूर के साथ हम अखरोट थोड़े से गिरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो खाने की बात कही आपने, मसूर सूप का बोला, तो हम मसूर की खिचड़ी, वो भी खाली दाल, मसूर की दाल चावल और उसको हल्का सा छोंक लगा के, तो वो भी रुग्ण को सुपाच्य रहता है, खाने में टेस्टी रहता है, और उसकी डाइजेशन पावर बढ़ जाती है। और एक बात है कि जो नाचनी रागी, जो मिलेट्स का जो चल रहा है, तो सालों साल से हम नाचनी का प्रयोग करते हैं। तो मैं थाना से हूँ, महाराष्ट्र से, तो हमारे यहाँ भाकरी का प्रयोग ज्यादा होता है। लेकिन अगर भाकरी पेशेंट को अच्छी नहीं लगती है तो हम नाचनी के डोसे भी बना के दे सकते हैं, और वो भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। उसमें अगर एक दो कली लहसुन डालते हैं, थोड़ा सा ओनियन काट के डालते हैं, तो वो भी बहुत ही टेस्टी रहता है और वो रुग्ण को बहुत ही हेल्दी रहता है।
और रुग्ण अच्छी तरह से खा सकता है। मतलब ये नाचनी का डोसा जो है हम उसको खाने में दे सकते हैं। ये हुई बात। और जैसे दाड़िम का जो है, दाड़िम का मैं प्रचुर मात्रा में प्रयोग करती हूँ। और वो जो दाड़िम है, वो दाड़िम आदि घृत के स्वरूप में, दाड़िम के जूस के स्वरूप में, दाड़िम का जो है अक्खा दाड़िम रुग्ण के, मतलब रुग्ण जितना खा सके उतना वो दाड़िम खाने में प्रयुक्त कर सकता है। उससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है, रुग्ण की शक्ति बढ़ती है, और टेस्ट भी और हेल्थ भी। थैंक यू सर जी, आपका बहुत ही अच्छा उपक्रम है। और अग्निहोत्री सर जी भी हमारे मेंटोर है, उन्होंने बहुत सारी बताई। थैंक यू सर, थैंक यू मैम आप एवरीबॉडी। कहाँ पर हैं, कहाँ पर प्रैक्टिस होती है मैं बच्चे? थाना से हूँ, मैं थाना से हूँ। मैंने 1987 में पास आउट किया बॉम्बे से, मित्तल कॉलेज से। और डाइट के ऊपर थोड़ा सा काम चलता है, मतलब रुग्ण को पथ्य अपथ्य उसको क्या अच्छा लगता है नहीं लगता है, उसकी प्रकृति देख के अगर उसमें भी हम चेंजेस करते हैं तो भी रुग्ण को बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। थैंक यू एवरीबॉडी। और आप ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के परिवार से हैं क्या? आपका सरनेम तिलक है इसलिए। तिलक है, मतलब हमारे फोर फादर्स, मैं उनके गांव से हूँ, चिपलुन में जहाँ उनका गांव है। जी वैसे तो हम थाना में रहते हैं और पलस पे मेरा नेटिव प्लेस है, लेकिन वहां से रिलेशन में है। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और एक डॉक्टर राखी पंडिता मैम आई हैं, ये अपने बारे में कुछ बताएंगी? राखी पंडिता मैम, इस टॉपिक पे आप कुछ बोलना चाहें तो आपका भी सुनना चाहेंगे, अगर बोलना चाहें तो ठीक है। और बाकी लोग अगर कुछ बोलना चाहें तो बोलिए इस पे, परनीशियस अनीमिया में किसी को कुछ बोलना है? तनिका मैम, आपने देखा है पेशेंट? कुछ बोलिए प्लीज, जागीर सिंह जी। सर, डॉक्टर अग्निहोत्री सर से एक सवाल था हाँ डॉक्टर कि अग्निहोत्री सर, आपसे प्रश्न है। सर, आप शंख भस्म का अनुपान क्या रखते हैं कि वो अंदर जमे ना और एब्जॉर्ब सर भी अच्छे म्यूट से हो? म्यूट है, म्यूट। जी सर सॉरी सॉरी, बोलिए। मैं आपका चैट बॉक्स में पढ़ रहा था, उसका मैं आंसर ही लिख रहा था धीरे धीरे, जब तिलक मैम बोल रही थी। एक्चुअली हम भस्म, शंख भस्म को नीट नहीं देते, मैंने कहा ना, इसको हम सूर्यशेखर रस प्रवाल और शंख ऐसे मिला कॉम्बिनेशन देते, कई बार कामधुता भी देखते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट की रिक्वायरमेंट कितना है, और साथ में फिर अभिव्यक्ति का चूर्ण, जब ये पूरा एक हमारा योग बन जाता है, उस समय फिर इसको हम शहद के साथ दिला देते हैं। तो नीट हम कभी नहीं देते, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ, एक पेशेंट बाहर से ले गया और बाहर ही जा, मतलब हमारे ओपीडी से ले गया, और बाहर जाके त्यागी जी की बुक से दुकान के बगल में होटल थी, वहां पानी लिया और खा लिया। तो 5 मिनट बाद मेरे पास आ गए, देखिए मेरे तो मुंह में छाले हो गए। मतलब वो तो एकदम से कास्ट जो कहना चाहिए, ये एल्कलाइन कॉन्ट्राइशन हो गया उसके पूरे म्यूकस लाइनिंग में। तो मैंने कहा भैया आपको किसने बताया था कि आप जाके पानी से सीधा लें? इसलिए ये प्रिकॉशन जरूरी है। और डॉक्टर विनीता चौहान, अभी उनका भी देख रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई 2001 बैच हाँ में उन्होंने हमको पहचाना। तो मेरी डॉक्टर ऋषिकुल की विनीता मैम, डॉक्टर विनीता मैम आप कृपया सर को पहचानती है क्या? विनीता अरे चौहान मैम। पहचानती है, उसने मेरे सुनते ही फौरन लिखा चैट बॉक्स में, डॉक्टर विनीता चौहान, आर यू हियर? ये अभी सुन नहीं रही है, कुछ काम सुन कर रही नहीं रही? है। हाँ उन्होंने, हाँ विनीता चौहान है तो लिस्ट में है, मैंने, उन्होंने अभी है। चैट बॉक्स में डाला कि मैं ऋषिकुल की 2001 बैच की स्टूडेंट हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है, हम ऋषिकुल में 1990 से लेकर 2016 तक रहे हैं। तो इस बीच जो भी कोई ऋषिकुल का छात्र रहा है, वो डायरेक्टली हमारा स्टूडेंट हो ही जाता है। तो विनीता चौहान मुझे याद आ गया। यस। प्रणाम सर। हाँ जरा वीडियो ऑन करिए तो हम देख लें इतने साल बाद आप कैसी हैं। हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार। प्रणाम चलिए, सर। कहाँ हैं आजकल आप? सर मैं अभी गाजियाबाद में हूँ, एनसीआर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। गाजियाबाद, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसी बहाने ये वेबिनार ने हमको दुनिया से जोड़ दिया है। हमारी अपनी आईआरईएस की वेबिनार 27 देशों के लोग जुड़े हुए हैं, और हमारे वेबिनार के यानी कितने नए स्टूडेंट और नए साथी हो गए हैं। मैडम तिलक मैडम जानती हैं, मैं तो कहता हूँ हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारे हमारे एकलव्य और एकलव्याएं एकलव्याएं हो गई हैं, जिनको हमने देखा नहीं लेकिन उनको मानने लगी। मेरे लिए इससे बड़ी गौरव की बात नहीं हो सकती। आज भी हम इसीलिए, क्योंकि आज मेरी वेबिनार 9 बजे से है, तो मेरे पास मौका लगा, हमने 7 बजे का इनविटेशन देखा, तो थोड़ा लेट हो गए ये थे। तो आयुष बट दर्पण का है सर, ये आयुष हाँ, दर्पण आयुष दर्पण, नहीं नहीं, वो तो हमारे, आप जानते हैं नवीन जोशी, ये सब हमारे का। आज के हाँ नहीं, बरसों हो गए, सब अपने ही ग्रुप के सब लोग हैं। और हाँ हरिद्वार रहते हुए सभी जानते हैं, अब तो यूनिवर्सिटी में रहे हर तरीके से। तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने तुरंत 7:20 हो रहा था शायद, ज्वाइन किया, बहुत साइलेंटली अपने को ऑफ रखते हुए। तो सुन रहे थे, मुझे अच्छा लगा। और एक ही परिवार, आयुर्वेद एक ही है, विश्व में आयुर्वेद एक ही है।
विनीता, आपको देख के, आपको सुन के, आपकी प्रेजेंस से मुझे बहुत अच्छा लगा, और सर जुड़ा फाइनल करिए में हमारी। अपने को संस्कृत पढ़ाया है, आपकी स्टूडेंट रही हूँ मैं फाइनल ईयर में। यस यस, आई डू एग्री विद इट। कोई स्कूल से लड़का निकल ही नहीं सकता, लड़का या लड़की जो है ना पढ़ाई हो। वर्णिका सिंह एक मुझे बुलंदशहर में मिली है, मतलब हमारे ऑनलाइन जुड़ी हैं, बहुत बच्चे पर हैं। अभी थोड़ा टॉपिक पे बात करते हैं, बाद में जी और जी वो जी तो जी जी करेंगे। जी। तो हाँ वनीता बोलिए तनिका ना, में, आप बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आपका क्या अनुभव है? हाँ विनीता मैम, तनिका मैम कुछ बोलिए आप लोग इस टॉपिक पे, जी। कुछ सर बोलना आप चाहते? लोगों ने तो बता ही दिया, परनीसियस एनीमिया का ऐसा मैंने कोई पेशेंट नहीं देखा, बस सुना है इसके बारे में। आप लोगों ने काफी ज्ञान बढ़ाया, अरविंद सर ने, आपने। सर तो हमेशा बताते ही रहते हैं अच्छे से। तो आगे से कोई पेशेंट आएगा तो मैं इस तरह से फिर ट्रीट करने की कोशिश करूंगी सर। ठीक है। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? मनीषा मैम कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं? तो ठीक है, अभी हम थोड़ा सेशन बंद करते हैं, फिर हम 8:15 पे मिलते हैं। सभी लोग का थैंक यू। आप लोग पढ़िए। मनीषा मैम बोलने आ गई। मनीषा मैम जी कुछ बोलिए आप। जी मैम। प्रणाम सर, बहुत अच्छा टॉपिक था और आपने बहुत डिटेल में बताए। ऐसे पेशेंट मिलते हैं मुझे सर, जिसमें थकान आना, सांस में तकलीफ आना, स्किन में एलर्जी होना, और वो B12 की जो मॉडर्न मेडिसिन लेते हैं उसके फिर कई साइड इफेक्ट्स भी लेकर के आते हैं और फिर रिपीट होते हैं। तो उनको वैसी स्टेप बाय स्टेप जो हमारे आयुर्वेद की विधा है कि पहले उनके अग्नि को, दीपन पाचन को देखते हुए और उनके आहार चिकित्सा पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, आहार और विहार संबंधित भी, क्योंकि उनको पूर्णतः रेस्ट भी चाहिए। और अभी ये भागम भाग की लाइफ में बड़ी परेशानी होती है लोगों को। आयुर्वेद से इसीलिए लोग बचते हैं कि खाने को, और इसके लिए लोग ज्यादा परहेज बता देते हैं आयुर्वेद वाले। तो सर इसमें ज्यादातर रेस्ट देना और सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां और थोड़ा चुकंदर, शकरकंद वगैरह ये सब इंक्लूड कर देती हूँ मैं। और साथ में जो डाइट है उसको सेमी सॉलिड दे करके, इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा लिवर पे भी काम करती हूँ, अग्नि को देखते हुए शोधन करके उनको थोड़ा, और कृमि भी इसमें आ जाता है क्योंकि वो ओजछय भी दिखता है इनमें। तो इसको भी, कृमि को लेते हुए स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं और इसमें हमको काफी सफलता भी मिलती है। कभी कभी जैसे चेस्ट बर्निंग की भी शिकायत आने लगती है, हेडेक होता है, तो यहाँ भी हमें वात से लेकर के, वातज पित्त को लेकर के हमें चिकित्सा देनी रहती है। और औषधियाँ हमारी बहुत अच्छी, आपने तो और भी डिटेल में बताया सर। इन्हीं के संबंधित हम औषधियों को लेके चलते हैं। सर ने अभी बहुत अच्छी चीज बताई कि ST मधु को भी इंक्लूड करना रहता है। तो कभी कभी कामदोधा, ST मधु और आमल की, इन सबको भी इंक्लूड करते हैं पेशेंटों में। सर मैं तो ज्यादातर पेशेंट को शोधन पे और दीपन पाचन और फिर बाद में संबंध औषधि दे करके उनको स्वस्थ करती हूँ। 15 से 45 दिन लग जाते हैं सर, स्वस्थ हो जाते हैं पेशेंट। जी सर, थैंक यू, शॉर्ट थैंक यू। टाइम था। हाँ, और डॉक्टर वैशाली मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर वैशाली मैम, अनम्यूट करिए। जी सर, नमस्कार। हाँ जी मैम। जी सर, अभी रिसेंटली मुझे एक पेशेंट मिली थी ऑनलाइन। उनका सर B12 बढ़ा हुआ था बहुत ज्यादा, और उनका भी 1 महीने का बेबी है, और वो किसी भी मल्टीविटामिन पे भी नहीं है इस समय। सिर्फ शायद आयरन एंड कैल्शियम चल रहा है, प्लेन आयरन एंड कैल्शियम। और उनको फेस में सर स्वेलिंग आ रही थी, और सर उनका थोड़ा सा GGT बढ़ा हुआ था, और SGPT थोड़ा सा बढ़ा हुआ था सर। तो सर मैं इसमें जानना चाहूंगी, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? यही अगर शोथ है पूरे चेहरे जी पे तो ये पांडु का उपद्रव शोथ ही होता है ना? तो आप सर, इसमें मतलब पुनर्नवा बी मंडूर क्या? जी, और हाँ सर, मैंने पुनर्नवा मंडूर उनको दिया, और सर मैं उनको पानी पीने के लिए भी बोला कि B12 अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन आप है तो मे विरेचन बी। कराइए ना, आयुर्वेद के हिसाब से विरेचन कराइए। स्त्रोतो दुष्टि है, स्त्रोतो समृद्ध है। जी सर, अभी श्रुतिका, जी श्रुतिका काल में जी है सर। मैम, ऐसे बड़े हुए पेशेंट मेरे पास भी आए हैं, उन्होंने काफी इंजेक्शंस और लेकर के, तो उनकी कंडीशन बहुत पुअर हो जाती है। वो जी मेंटली डिप्रेशन में भी रहते हैं मैम, ये भी देखेंगे आप, जी काफी मानसिक अवसाद में भी रहते हैं। तो जी उनको मेडिसिन के साथ में थोड़ा, यदि आपके पास है ऑनलाइन है तो ये तो खैर पॉसिबल नहीं है। इसमें जी बस्ती भी बहुत अच्छा काम करता है। बस्ती के साथ में थोड़ा जो मृदु विरेचक वस्तियां हैं हमारी, उसके जी साथ में
महातिक्तकम घृत वगैरह मिला करके देते हैं, तो उसमें मैंने इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है कि जी स्टीमोफ्ला और मुस्ता और तिक्तकम घृत और थोड़ी सी उसमें वाइबिडम को भी लेते हुए जी और उसको पत्ती देते रहे, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और शिरोधारा नस्सी साथ में चलाई हूँ, फिर इसके जी बाद औषधियां दी हूँ मैं, सौम्य औषधियां जैसे धात्रिलो हो गया, दाड़िमा दिलेहम हो गया, दाड़िमा अवलेह हो गया। दाड़िमा जी का आप सेवन भी करा सकते हैं, जैसे यूश बनाते हैं तो उसमें दाड़िम डाल दिए, थोड़ा जीरका डाल जी करके और हिंगुवा स्टक डाल करके, हिंगुवा चादी डाल करके इसको भी डाल करके चलाएंगे लघु आहार पर। तो इसमें मैंने रिजल्ट पाया है मैम, से पेशेंट मैंने किए। जी जी मैम। उसका मैम B12 लेवल 1000 था, ऊपर था 1000 से। और मैम इसका क्या हेतु क्या हो सकता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी मतलब 1 महीने का बेबी है उसका, और कोई भी वैसा मल्टीविटामिन नहीं चला है, नॉनवेज वो खाती ही नहीं है मैम। और जी मैम, उसके आहार विहार में कहीं ना तो है, तो पहले कहीं ना कहीं उसको तनाव है, ये जी भय शोक काम क्रोध चिंता कुछ तो है उसको, ये जी तो है ही उसमें, वो देखिए आप। और उसका आहार विहार कहीं ना कहीं है, वो जो समय पे खान पान में कहीं ना कहीं दिक्कत है, जी जी कोष्ठबद्धता रही है उसको, कोष्ठबद्धता थी मैम, उसको देखिएगा। और कहीं ना कहीं उसको लीवर का कहीं पुराना उसको आपको मिलेगा हिस्ट्री, जी जी तो जी थोड़ा जी हेतु देखिए तो ये जी चिकित्सा जी आपकी अच्छी हो ओके जाएगी। जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया, सभी को काम आएगा आज का डिस्कशन। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, 8 बज गया है, 8 बज के 2 मिनट है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर 8:15 पे हम मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। और शाम को 7 बजे कल नए सब्जेक्ट पे हम लोग शाम को मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग।